नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंजन के प्रमुख पार्ट्स के विषय में जानेंगे। हम जानेंगे कि इंजन के कौन से प्रमुख पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स इंजन में कहाँ स्थित होते हैं, इनकी क्या पहचान है और इंजन में ये क्या कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है टैपेट कवर। यह एक ढक्कन जैसा पार्ट होता है जो कि सिलेंडर हेड के ऊपर फिट रहता है। टैपेट कवर के द्वारा रॉकर आर्म असेंबली को कवर किया जाता है। इसे रॉकर कवर, वॉल्व कवर या इंजन कवर भी कहा जाता है। टैपेट कवर के द्वारा रॉकर आर्म असेंबली, टैपेट इत्यादि को कवर किया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी इत्यादि गंदगी इन पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती। कोई अन्य पदार्थ आकर इन पार्ट्स में फंस नहीं पाता। टैपेट कवर इंजन के ऊपरी भाग को सील करने का कार्य भी करते हैं, जिससे इंजन ऑयल इंजन से लीक नहीं हो पाता। सामान्यतः इंजन में ऑयल भरने के लिए टैपेट कवर के ऊपर लगे कैप को खोलकर ही इंजन में ऑयल भरा जाता है। इसे ऑयल फिलर कैप कहते हैं। टैपेट कवर और सिलेंडर हेड के बीच लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है टैपेट गैस्केट। टैपेट गैस्केट को वॉल्व कवर गैस्केट भी कहा जाता है। इस गैस्केट का प्रयोग टैपेट कवर एवं सिलेंडर हेड के बीच किया जाता है। यह गैस्केट टैपेट कवर एवं सिलेंडर हेड के बीच लीक प्रूफ कनेक्शन बनाता है, जिससे इंजन ऑयल लीक नहीं हो पाए। टैपेट गैस्केट मुख्य रूप से प्लास्टिक, रबर या कॉर्क की बनी होती है। इंजन का अगला पार्ट है रॉकर आर्म असेंबली। पुश रॉड की मोशन को वॉल्व स्टेम को ट्रांसफर करने का काम रॉकर आर्म असेंबली द्वारा किया जाता है। रॉकर आर्म असेंबली के 3 प्रमुख भाग होते हैं: रॉकर आर्म क्रेडल, रॉकर शाफ्ट एवं रॉकर आर्म। रॉकर आर्म क्रेडल या रॉकर आर्म ब्रैकेट के द्वारा रॉकर शाफ्ट को सिलेंडर हेड से जोड़ा जाता है। किसी भी इंजन में वॉल्व की संख्या के अनुसार रॉकर आर्म होती हैं। ये सभी रॉकर आर्म एक शाफ्ट पर स्थित होती हैं, जिसे रॉकर शाफ्ट कहते हैं। रॉकर आर्म असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है रॉकर आर्म। यह पुश रॉड से प्राप्त गति को वॉल्व स्टेम को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। इनके अलावा भी रॉकर आर्म असेंबली के कई छोटे-छोटे भाग और होते हैं, जैसे कि टैपेट क्लियरेंस एडजस्टिंग स्क्रू एंड नट, जिनको कसकर या ढीला करके टैपेट क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाता है। रॉकर आर्म शाफ्ट स्प्रिंग, जिनका प्रयोग रॉकर आर्म में उचित दूरी बनाए रखने के लिए किया जाता है। रिटेनिंग पिन, जो शाफ्ट को घूमने से रोकती है। स्नैप रिंग या सर्कल पिन, जो रॉकर शाफ्ट के एंड को लॉक करती है, जिससे रॉकर आर्म रॉकर शाफ्ट से बाहर नहीं आ पाती। अगला पार्ट है पुश रॉड। पुश रॉड को कैम शाफ्ट के द्वारा गति मिलती है एवं यह पुश रॉड इंजन रॉकर आर्म को इस गति को ट्रांसफर कर देती है, यानी कि पुश रॉड के द्वारा ही रॉकर आर्म मूव करती है। अगला पार्ट है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के द्वारा इंजन सिलेंडर को ऊपर से बंद किया जाता है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच हेड गैस्केट का प्रयोग किया जाता है, जिससे सिलेंडर ब्लॉक और हेड के बीच एयर टाइट सील बनती है। हेड गैस्केट मुख्य रूप से कॉपर एस्बेस्टस की बनी होती है। रॉकर आर्म असेंबली, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, इंजन वॉल्व इत्यादि पार्ट्स सिलेंडर हेड में ही स्थित होते हैं।
सिलेंडर हेड की कूलिंग के लिए एयर कूल्ड इंजनों में इसके बाहरी भाग पर फिन्स बनी होती हैं एवं वाटर कूल्ड इंजनों में वाटर जैकेट बने होते हैं। जिन इंजनों में मुख्य कंबशन चेंबर के साथ प्री कंबशन चेंबर होता है, उनमें प्री कंबशन चेंबर सिलेंडर हेड में ही बना होता है। इनलेट एवं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के लिए पैसेज भी सिलेंडर हेड में बने होते हैं। अगला पार्ट है इंजन वॉल्व। इंजन में मुख्य रूप से दो प्रकार के वॉल्व प्रयोग किए जाते हैं, इनलेट वॉल्व एवं एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व के द्वारा इंजन में हवा या हवा एवं पेट्रोल के मिश्रण का आवागमन नियंत्रित किया जाता है। डीजल इंजन में इनलेट वॉल्व के खुलने पर ही हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। पेट्रोल इंजन में इनलेट वॉल्व के खुलने पर पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। इनलेट वॉल्व मुख्यतः निकेल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। एग्जॉस्ट वॉल्व के द्वारा फ्यूल के जलने से उत्पन्न गैसें यानी एग्जॉस्ट गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं। एग्जॉस्ट वॉल्व मुख्यतः ऑस्टेनाइट स्टील या सिलिकॉन नाइट्राइड के बने होते हैं। अगला पार्ट है वॉल्व सीट। वॉल्व सीट एक रिंग के आकार की सतह होती है जो कि इंजन के सिलेंडर हेड में फिट रहती है। वॉल्व बंद होने पर इसी सीट पर जाकर बैठता है। यह वॉल्व सीट वॉल्व के साथ एयर टाइट सील बनाती है जिससे कंबशन चैम्बर से गैसें लीक नहीं हो पाती। वॉल्व सीट के द्वारा ही वॉल्व की हीट को सिलेंडर हेड को ट्रांसफर किया जाता है। अगला पार्ट है वॉल्व गाइड। वॉल्व गाइड के अंदर वॉल्व स्टेम मूव करता है। वॉल्व गाइड के कारण ही वॉल्व स्थिर रूप से अप डाउन गति कर पाता है। अगला पार्ट है वॉल्व स्प्रिंग। वॉल्व स्प्रिंग के दबाव के कारण वॉल्व अपनी सीट पर चिपक कर बैठे रहते हैं। जब रॉकर आर्म या कैम शाफ्ट के द्वारा वॉल्व टिप पर दबाव डाला जाता है, वॉल्व खुलता है। वॉल्व से दबाव हटने पर स्प्रिंग अपनी स्थिति में वापस आ जाती है एवं वॉल्व बंद हो जाता है। अगला पार्ट है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर एक सिलेंड्रिकल खोखला पार्ट होता है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। अगला पार्ट है पिस्टन। पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर गति करता है। पिस्टन का संबंध कनेक्टिंग रॉड से होता है। पिस्टन गजन पिन के द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की डाउनवर्ड मोशन के कारण सिलेंडर में वैक्यूम बनता है जिससे हवा या हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन की अपवर्ड गति के कारण ही हवा या हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण दबता है। पावर स्ट्रोक के दौरान फ्यूल के जलने से बनी हुई गैसें पिस्टन को धकेलती हैं जिससे पिस्टन डाउनवर्ड गति करता है और इंजन को पावर मिलती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन की अपवर्ड गति के द्वारा एग्जॉस्ट गैसों को धकेला जाता है। पिस्टन मुख्य रूप से एल्यूमीनियम अलॉय या कास्ट आयरन का बना होता है। यदि आपको पिस्टन का विस्तृत अध्ययन करना है तो आप मेरा पिस्टन वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम जिन भी पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं उनके विस्तृत वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। इन पार्ट्स की विस्तार से जानकारी आप मेरे डिटेल्ड वीडियोस पर जाकर ले सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप इसे मेरे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगला पार्ट है पिस्टन रिंग।
पिस्टन रिंग्स पिस्टन पर बने हुए रिंग ग्रूव में फिट रहती हैं। पिस्टन रिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कंप्रेशन रिंग एवं ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग के द्वारा ही पिस्टन एवं सिलेंडर वॉल के बीच एयर टाइट सील का निर्माण होता है। ऑयल रिंग सिलेंडर की दीवार से अतिरिक्त ऑयल को खुरचकर वापस ऑयल संप में भेजती है। पिस्टन रिंग के द्वारा ही पिस्टन की हीट को सिलेंडर वॉल को ट्रांसफर किया जाता है। अगला पार्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन एवं क्रैंक शाफ्ट के बीच लगी होती है। यह पिस्टन की गति को क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करती है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड गजन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड क्रैंक पिन के द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। अगला पार्ट है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति यानी ऊपर नीचे की गति को रोटरी गति यानी वृत्तीय गति में बदला जाता है। इंजन में प्रयोग होने वाले लगभग सभी रोटेटिंग पार्ट्स को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही गति मिलती है। क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड पर एक पुली एवं रियर एंड पर फ्लाई व्हील स्थित होता है। अगला पार्ट है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट पर कैम्स स्थित होते हैं। ये कैम पुश रोड को गति देते हैं जिससे इंजन वाल्व खुलते एवं बंद होते हैं। कुछ इंजनों में कैम सीधे ही वाल्व को गति प्रदान करते हैं। कैम शाफ्ट पर ये कैम अलग अलग कोणों पर स्थित होते हैं जिसके कारण उचित समय पर ही वाल्व खुलते एवं बंद होते हैं। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा गति मिलती है। इसके लिए टाइमिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता है। कैम गियर में दांतों की संख्या यानी नंबर ऑफ टीथ क्रैंक गियर से दुगनी होती है, जिससे कैम शाफ्ट की गति क्रैंक शाफ्ट से आधी होती है। अगला पार्ट है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का प्रयोग पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क उत्पन्न करके कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पेट्रोल एवं हवा के मिश्रण को जलाया जाता है। अगला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटर। पेट्रोल इंजन में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार स्पार्क प्लग को करंट सप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पार्ट है डीजल फ्यूल इंजेक्टर। डीजल फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग फ्यूल को कंबशन चैम्बर में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर डीजल को महीन फुहार में बदलकर उसका छिड़काव करता है। अगला पार्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा हाई प्रेशर के साथ फ्यूल की सप्लाई फ्यूल इंजेक्टर को की जाती है। फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल फिल्टर से आने वाले फ्यूल का प्रेशर बढ़ाकर उसे इंजेक्टर को भेजता है। फायरिंग ऑर्डर के अनुसार उचित समय पर और उचित मात्रा में इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई करना एफआईपी का कार्य होता है। एफआईपी से फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजने के लिए हाई प्रेशर फ्यूल लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला पार्ट है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट के पिछले भाग यानी रियर एंड पर लगा होता है। यह पावर स्ट्रोक के समय प्राप्त होने वाली ऊर्जा को स्टोर करता है एवं बाकी स्ट्रोक्स के समय यह ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे अन्य स्ट्रोक्स के दौरान भी क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को गति मिलती है। फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करने का कार्य भी करता है। अगला भाग है टाइमिंग बेल्ट या चेन।
टाइमिंग गियर्स यानी कि कैमशाफ्ट गियर और क्रैंकशाफ्ट गियर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग होने वाले बेल्ट या चेन को टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन कहते हैं। अगला भाग है ऑयल पेन या ऑयल संप। ऑयल संप क्रैंक केस के नीचे फिट रहता है। इसमें इंजन ऑयल एकत्रित रहता है। संप एवं क्रैंक केस के बीच में ऑयल सील का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है ऑयल पंप। ऑयल संप से इंजन ऑयल को खींचकर इंजन के विभिन्न पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है ऑयल फिल्टर। ऑयल की गंदगी को साफ करने के लिए ऑयल फिल्टर का प्रयोग होता है। अगला भाग है ऑयल स्टेनर। ऑयल संप में ऑयल पंप के पहले एक छन्नी लगी होती है जो ऑयल में उपस्थित मोटी गंदगी को साफ करती है। अगला भाग है इनटेक मैनिफोल्ड। डीजल इंजन में एयर फिल्टर से आने वाली साफ हवा को इनलेट मैनिफोल्ड में भेजा जाता है, जिसका संबंध सिलेंडर हेड के द्वारा इनलेट वाल्व से होता है। यह हवा इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से इनलेट वाल्व के द्वारा इंजन सिलेंडर में पहुंचती है। पेट्रोल इंजन में हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा इनलेट वाल्व से होते हुए सिलेंडर में पहुंचता है। अगला भाग है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इंजन के सभी सिलेंडरों से एग्जॉस्ट गैसों को एकत्रित करके एग्जॉस्ट पाइप में भेजने का कार्य एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा किया जाता है। अगला भाग है टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में अधिक मात्रा में हवा सप्लाई करने के लिए टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है वाटर पंप। रेडिएटर से कूलेंट को वाटर जैकेट में भेजने के लिए वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है रेडिएटर। वाटर जैकेट के चारों ओर घूमने वाला कूलेंट गर्म होकर रेडिएटर में पहुंचता है। रेडिएटर में इस गर्म कूलेंट को ठंडा किया जाता है एवं वापस इंजन के चारों तरफ बने वाटर जैकेट में भेज दिया जाता है। अगला भाग है थर्मोस्टेट वाल्व। जब तक इंजन कूलेंट का तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता, थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है एवं कूलेंट वाटर जैकेट में ही घूमता रहता है। जब कूलेंट का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है एवं कूलेंट रेडिएटर में जाने लगता है, जिससे कूलिंग सिस्टम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगला भाग है कूलेंट रिजर्वायर। इस टैंक में कूलेंट एकत्रित रहता है। इसमें मैक्स एवं मिनिमम के निशान लगे होते हैं। कूलेंट की मात्रा मिनिमम से अधिक एवं मैक्सिमम के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। अगला भाग है रेडिएटर कैप। रेडिएटर के अपर टैंक में एक कैप लगा होता है, जिसे रेडिएटर कैप कहते हैं। इसके द्वारा रेडिएटर में कूलेंट का प्रेशर बना रहता है एवं कूलेंट कम होने पर खाली जगह को भरने के लिए हवा इसी कैप में बने वेंट से प्रवेश करती है। अगला भाग है रेडिएटर हॉज। रेडिएटर से वाटर जैकेट और वाटर जैकेट से रेडिएटर में कूलेंट भेजने के लिए रेडिएटर हॉज का प्रयोग होता है। अगला भाग है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का प्रयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। इंजन के चलते समय अल्टरनेटर से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे बैटरी चार्ज होती है।
स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर का प्रयोग इंजन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए फ्लाई व्हील पर एक रिंग गियर चढ़ा होता है। इसी गियर का संबंध स्टार्टर मोटर से होता है। स्टार्टर मोटर इसी गियर से जुड़कर फ्लाई व्हील को घुमाती है, जिससे इंजन स्टार्ट होता है। अगला भाग है कार्बोरेटर। वर्तमान समय में कार्बोरेटर का प्रयोग टू व्हीलर्स में किया जा रहा है। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजनों में हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण तैयार करने में किया जाता है। अगला भाग है एयर फिल्टर। इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने वाली हवा की गंदगी को साफ करने के लिए एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल की गंदगी को साफ करने के लिए फ्यूल फिल्टर का प्रयोग होता है। अगला भाग है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का प्रयोग इंजन ऑयल की गंदगी को साफ करने में किया जाता है। अगला भाग है फ्यूल पंप। फ्यूल टैंक से फ्यूल की सप्लाई करने के लिए फ्यूल पंप का प्रयोग होता है। फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल को टैंक से फ्यूल फिल्टर में भेजा जाता है। अगला भाग है ऑयल डिप स्टिक। ऑयल डिप स्टिक के द्वारा ऑयल संप में उपस्थित ऑयल की मात्रा को मापा जा सकता है। डिप स्टिक में मैक्सिमम और मिनिमम के निशान लगे होते हैं। ऑयल की मात्रा मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए। अगला भाग है फ्यूल रिटर्न लाइन। इंजेक्टर में पहुंचने वाले एक्स्ट्रा फ्यूल को वापस भेजने के लिए फ्यूल रिटर्न लाइन का प्रयोग किया जाता है। इस रिटर्न लाइन के द्वारा फ्यूल को फ्यूल फिल्टर, FIP या फ्यूल टैंक में भेज दिया जाता है। अगला भाग है ग्लो प्लग या हीट प्लग। इंजन स्टार्ट करते समय कंबशन चेंबर को गर्म करने के लिए ग्लो प्लग या हीट प्लग का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने इंजन से संबंधित कुछ पार्ट्स के विषय में चर्चा की। इन सभी पार्ट्स का हमें विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ ही अन्य पार्ट्स के विषय में भी जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए डिटेल्ड वीडियोस जरूर देखें। आप मेरे चैनल के वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी पार्ट्स के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।